अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग ठीक हैं? आपको पता है कि हमारा दूसरा चैप्टर शुरू हुआ है, कौन सा? फोर्स एंड मोशन वाला। और आज इसका लेक्चर है स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। ठीक हो गया? स्टार्ट करते इस लेक्चर को। अच्छा देखते हैं। अच्छा मेरा अगला लेक्चर अनुसार इसमें अल्फा सीरीज बीटा सीरीज एक ही चीज़ है दोनों में से, मतलब इतना कोई फ़र्क नहीं आएगा। आज पता नहीं दो सीरीज चल रही है, कौन सी? अल्फा सीरीज़ और बीटा सीरीज़। अल्फा सीरीज उन बंदों के लिए है जो आगे एमडी कैड ई कैड नहीं करना चाहते, क्योंकि शॉर्ट लेक्चर होता है 20-25 मिनट का। और बीटा सीरीज उनके लिए होती है जो आगे जाके एमडी कैड हो ई कैड करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा लेक्चर होता है 40-45 या 1 घंटे का। ठीक हो गया? अब देखो, अगर आप 4-5 साल भी लगा दोगे ना एमडी कैड में, नहीं क्लियर हो सकता जब तक आपके ना कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। ठीक हो गया? अगर आप 4-5 साल भी लगा दोगे ना तो आपका एमडी कैड नहीं होगा अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है। भाई कंसेप्ट क्लियर करने के लिए लेक्चर भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए ना। फिर जारी बात है, अब आपको 20-25 मिनट के लेक्चर में सामान उतना सा ही मिलेगा, थोड़ा सा बड़ा लेक्चर होगा, सामान ज़्यादा होगा, कंसेप्ट थोड़ा ज़्यादा होगा, अच्छी तरह समझाएगी ज़्यादा। एक और बनाना नहीं है कि देख रहे भाई इतना बड़ा लेक्चर है 1 घंटे का, कोई बात नहीं। अगर एप्लीकेट करना चाहते हो तो बेटा सुनना तो पड़ेगा। फिर ठीक हो गया? स्केलर और प्रोडक्ट है हमारा, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट हमें पढ़ना है। स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, वहाँ स्केलर भी कहते हैं और डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अच्छा जब ये मेरा ना पिछला लेक्चर था, इसको डिफाइन क्या करनी है, सब स्केलर डिफाइन करेंगे, बाद में छोड़ देखेंगे। वो कहता है कि अच्छा पहले एक बात समझाता हूँ, डिफाइन बाद में करूँगा। मेरे पास एक वेक्टर ए है, क्या है? एक वेक्टर ए है। इसको मैं ना मल्टीप्लाई करता हूँ एक वेक्टर बी के साथ। क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक वेक्टर बी के साथ। वेक्टर बना देते हैं ऊपर। ठीक हो गया? मेरे पास आंसर आता है एक और क्वांटिटी आई थी, फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि ना मैंने ए वेक्टर को बी वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एक क्वांटिटी आई, लेकिन वो वेक्टर नहीं थी, स्केलर थी। लेकिन सब मैंने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास तीसरी क्वांटिटी आई, वो क्या थी? स्केलर थी। समझा रही है? मैंने कहा दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास जो क्वांटिटी आ रही है वो क्या थी? स्केलर थी। अब इस प्रोडक्ट को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अब इसकी डिफाइन कैसे करेंगे? when the product कहते हैं मल्टीप्लाई करना। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई करना। when the product of टू वेक्टर तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू क्या आ जाए? इज इक्वल टू स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने में स्केलर क्वांटिटी आ जाए, देन दिस प्रोडक्ट is called स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा ये बात याद रखनी है, मैं सी को स्केलर प्रोडक्ट नहीं कह रहा, मैं ए हो बी को स्केलर प्रोडक्ट कर रहा हूँ। सी हो ए को बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्वांटिटी आई है सी आई है, लेकिन स्केलर प्रोडक्ट ए और बी है सी नहीं है। ये बात याद में रख दीजिए ना कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो क्वांटिटी आ रही है वो स्केलर प्रोडक्ट है, नहीं जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो स्केलर प्रोडक्ट है आपका। ठीक है? लाइक समझाना प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द स्केलर क्वांटिटी, देन दिस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को क्या कहेंगे? स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे या डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक हो गया? एग्जांपल आप लिख सकते हो इसमें, वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया? और भी बहुत सारी हो सकती हैं, आगे इसी चैप्टर में जाके पढ़ोगे आप। ई डॉट ए यहाँ हो लिख लो कुछ एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक फील्ड का है, मैग्नेटिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड का बी डॉट ए हो गया। आप जितने मर्जी एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक हो गया? अब वर्क क्या है? स्केलर मतलब ए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास वर्क आ गया। वर्क लेकिन क्या था? स्केलर क्वांटिटी थी।
ठीक हो गया। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड हो एरिया वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, ये दोनों वेक्टर थे, आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया, एक वो भी स्केलर था। आपने मैग्नेटिक फील्ड हो एरिया वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया, लेकिन वो भी क्या था, स्केलर था। अब इन जो प्रोडक्ट है, ये वाली प्रोडक्ट्स है बी ए ई ए, इन्हें कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। आगे चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। अच्छा, मेरे पास है ना एक वेक्टर ये है, मेरे पास एक वेक्टर ये है, इस वेक्टर में मैं कहता हूँ मेरे पास ए है, ये वेक्टर ए है, क्या है, ए वेक्टर ए है, नजर आ रहा है इसी तरह आ रहा है, ये वेक्टर ए है और मेरे पास ये वेक्टर क्या है, बी है, ये वेक्टर ए है, ये मेरे पास वेक्टर क्या है, बी है। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, हमने ना पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, रेजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर्स को कंपोनेंट में कैसे डिवाइड करते हैं। अगर मैं बी का कंपोनेंट बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा, ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, बी का ए इतना, बी का बन जाएगा बी एक्स बन जाएगा, है ना, ऐसे ही होगा ना। और ये वाला क्या बन जाएगा, बी वाई बन जाएगा, ऐसे था या नहीं। हमने पिछले लेक्चर रेजोल्यूशन वेक्टर में ये सीखा था कि बी का मतलब जो भी वेक्टर हो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे बनाते हैं और कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। और इसके हमने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाए हैं, बी एक्स, ये बी एक्स आ गया और ये क्या आ गया, बी वाई आ गया। एक और बात भी हमने सीखी थी, हमने कहा था कि बी एक्स जो सा है और बी कोस थीटा के इक्वल है, बी कोस थीटा के, और बी वाई या फिर जो भी वेक्टर है ए वाई या बी वाई सी वाई, अब तो सिंपल एक नाम दे दिया ना, बी वाई मतलब बी है, वेक्टर बी है, सी है, हमने सिंपल नाम दिया है। किस इक्वल हो गया, बी साइन थीटा, ठीक हो गया, बी साइन थीटा इक्वल आ गया। क्या इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, कॉस थीटा, ये बी वाई किसके इक्वल है, बी साइन थीटा। लागी सब इतनी बस लगी है। अब देखो मेरे पास क्या है, यहाँ पर ए और बी है, ए और बी है। अगर मैं ए और बी को जब मल्टीप्लाई करता हूँ ना, मेरे पास यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसी वाले क्वेश्चन को उठाकर ए डॉट बी, मेरे पास अपना क्या आता है, ए बी कॉस थीटा, ऐसे आता है। लेकिन असल में ये कैसे है, असल में ये है ए, चले पिता नोट करके बताता हूँ क्या है, नोट करो इसको, बहुत सारे भी नोट कर लो, जल्दी करो, हो गया, चलो आगे चलिए। क्या लिखा था हमने, ए डॉट बी सी के इक्वल है, या फिर वो इक्वल है ए बी कॉस थीटा, हो गया ए बी कॉस थीटा के। ये हमने बनाई थी डायग्राम, ये ए है, ये बी है, ठीक हो गया, ये बी वाई है, मतलब बी साइन थीटा है, बी वाई को बी साइन थीटा लिखना था और इसको बी कोस थीटा लिखना था, बी कोस थीटा। असल में ये इक्वेशन पहले कैसे है, ये है ए बी, सी को वैसे एक बार छोड़ दो ना, बाद में इक्वल ये सारे, तो ये है ए, ठीक हो गया, ए component of B, या फिर आप कहते हैं x कंपोनेंट भी कह सकते हो, x कंपोनेंट ऑफ B ऑन A, या फिर x रहने दो, अकेला भी x रहने दो, आप ऐसे लिख लो कंपोनेंट ऑफ B ऑन A। अब देखो ये मैंने अकेला A वेक्टर ले लिया, पहले तो मैंने A ले लिया, ठीक हो गया, B मैंने क्या लिया, इधर मैंने A लिया, A लिख दिया, B लिया, B नहीं लिखा मैंने, B का मैंने कंपोनेंट ले लिया, कौन सा, x कंपोनेंट, बी कोस थीटा। आपने हमेशा वो वाला कंपोनेंट लेना है स्केलर प्रोडक्ट में जो ए के डायरेक्शन में आ रहा हो,
कौन सा लेना है, जो ए की डायरेक्शन में आ रहा हो, ठीक है। लेकिन सर अब इस वक्त बी का कौन सा कॉम्पोनेंट ए की डायरेक्शन में आ रहा था, बी एक्स वाला, बी एक्स को मैंने कहा था बी कोस थीटा, ये वाला मैंने ले लिया, मैंने ये बी के डायरेक्शन में आ रहा था कॉम्पोनेंट ये वाला बी कोस थीटा, इससे कहा था बी एक्स कहा था, तो बी कोस थीटा इक्वल है, तो ये वेक्टर ए है, ठीक है ना। लेकिन सर क्या कहना है कॉम्पोनेंट ऑफ, ये तो इसका ए यहाँ पे उठा लिया, लेकिन ये बी हमने अकेला बी नहीं लिया, बी का कंपोनेंट लिया एक्स कंपोनेंट, ठीक हो गया। एक्स कंपोनेंट किसके इक्वल है, बी कोस थीटा, मैंने लिख दिया कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए, बी का कंपोनेंट जो ए पे बना हुआ है, ठीक हो गया, वो ले लेना। या फिर एक और तरीका भी है, अब लिखो ए, ठीक हो गया, प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, साया से कहते हैं, जैसे कहते हैं साया। अब बी का साया कुछ यहाँ पे आ रहा था ना, जिसको मैंने कहा था बी कोस थीटा, आप ऐसे भी लिख सकते हो कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए की जगह प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी का साया ए के ऊपर कितना आ रहा है, बी कोस थीटा, वो हमें लिख लिया बी कोस थीटा, ठीक है। या अगर ये ऐसे हो, मतलब ये ऐसे लिखा हो ए बी, बी ए कॉस थीटा, इसका मतलब क्या है, बी वेक्टर है, बी क्वांटिटी है, और ए क्या है, और कंपोनेंट ऑफ ए, कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, ठीक है। इसके डायग्राम ऐसे है, आप ऐसे कह सकते हैं, हमारे पास ये एक आलू से हो गया, नहीं बी है, बी आ गया, बी वही डायग्राम है जो पहले बनाई थी, ये ए है, हो गया। अब मैं ए के कंपोनेंट्स बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, ए के कंपोनेंट्स, ये क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा, पहले मैंने बी के कंपोनेंट बनाए थे, अब मैं ए के कंपोनेंट्स बना रहा हूँ, बी साइन थीटा मतलब ए वाई, और इसका जो कंपोनेंट आ रहा है ये वाला, इसे मैं कहूँगा ए कॉस थीटा या फिर ए एक्स, ठीक हो गया। अगर ऐसे लिखा हो ना, इसका मतलब बी है, बी तो वेक्टर लिया, जो वेक्टर का था वो हमने बी ले लिया, लेकिन अगर ऐसे लिखा हो इसका मतलब कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, जैसे ये लिखा था ना ए बी कोस थीटा, इसका मतलब ए तो अलग था, बी कोस थीटा का मतलब था कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए, ये वाला बी कोस थीटा। अगर ऐसे लिखा हो इसका मतलब है कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, ठीक है। लेकिन सर चले आगे, एक और बात यहाँ पे समझाता हूँ, फिर आगे रूट्स पे चलेंगे, पहले इसके प्रॉपर्टीज पे चलेंगे। चलो इसका नोट करो एक बार, पास सुना हुआ ऐसे दिन में पूरा नहीं आएगा, हो गया नोट, चलो आगे। अब इससे एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। मेरे पास ना ये एक मतलब बताता हूँ, समझाता हूँ। एक बच्चा है, ठीक हो गया, उससे रस्सी पकड़ी हुई है ऐसे करके, वो बच्चे ऐसे नहीं रस्सी पकड़ते यार, मतलब ऐसे मतलब सीनियर खिलौना पड़ा है तो ऐसे चल रहे होते हैं, पकड़ के ऐसे बड़ा ऐसे पकड़ के चल रहे होते हैं, है ना। वो खिलौना होता है ना जिससे पहले सीनियर पड़ा हुआ है, मिसाल तौर पर कोई भी कार है सर रस्सी बांधी हुई है तो ऐसे पकड़ के खींच के चल रहे होते हैं, मतलब डायरेक्शन जो सी होती है वो ऐसे होती है, ये देखो ऐसे पकड़ा हुआ ना तो ऐसे होगा डायरेक्शन, ये देखो यार ऐसे 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 पकड़ा हुआ है, तो डायरेक्शन कहाँ किया है, फोर्स की डायरेक्शन। आप फोर्स ऐसे लगा रहे हैं ना, आगे चल रहा है, चलो आगे रहा है, देखो ऐसे आगे चलूँगा मैं ऐसे आगे चल रहा हूँ, डी की डायरेक्शन ये होगी, लेकिन जो रस्सी पकड़ी है वो कैसी है, ए ऐसे करती, देखो यार ऐसे कह रहा हूँ, चले मैं ऐसे रहा हूँ आगे को, ठीक हो गया। लेकिन मैं खिलौने की रस्सी पकड़ी है वो ऐसे पकड़ी हुई है इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन,
ये वाली डायरेक्शन है ऐसे, ठीक हो गया। फोर्स मैं कहाँ लगा रहा हूँ, यहाँ को, और चाले में कहाँ फोर्स ऐसे, चाले में ऐसे रहा हूँ, फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, ठीक हो गया। आगे जा रहा हूँ, फोर्स मेरी क्या है, कोई एंगल्स पे बनती है, ठीक हो गया। इसके दरमियान फर्स्ट करो जो भी एंगल थीटा बनेगा, कुछ भी एंगल थीटा बनेगा, ठीक हो गया। अब इसके फोर्स के कंपोनेंट्स बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, ये क्या आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एफ, यहाँ क्या हुआ है एफ कोस थीटा, जिसे क्या कहेंगे एफ एक्स, ये क्या बनेगा एफ साइन थीटा, जिसे एफ वाई कहते हैं। ये क्या डी की डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की, हो गया। आपने हमेशा वो वाला कंपोनेंट, अच्छा अब डब्ल्यू का फार्मूला होता है एफ डॉट डी, एफ डॉट डी, डब्ल्यू मतलब वर्ग, ठीक हो गया। एफ जो होता है, एफ का कौन सा कंपोनेंट लेना है, वो वाला कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, जैसे हमने वो बी का वो वाला कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट लिया था। हमेशा आपने एक बात याद रखनी है, स्केलर में ना, स्केलर में हमने हमेशा एक्स कंपोनेंट लेना है, मतलब कोस थीटा वाला, बस एक बात याद रखनी है। अब ये एंगल बन रहा था ना, मतलब ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो प्रोजेक्शन बन रही है, मतलब जो एफ के प्रोजेक्शन बन रही है, हमें वो कंपोनेंट लेना है, बस कौन सा कोस थीटा, ये ऐसे तो सिंपल सा याद रख लो, स्केलर में हमेशा कोस थीटा वाला लेना है कंपोनेंट, मतलब एस कंपोनेंट, ठीक हो गया। एफ का कौन सा कंपोनेंट लेंगे, एफ कोस थीटा, और डी वैसे का वैसे, ठीक हो गया। असल में ऐसे लिखा हुआ है एफ डी कोस थीटा, यहाँ पे क्या है एफ कोस थीटा, ये हो डी है, अगर मल्टीप्लाई किया एफ डी कोस थीटा, ठीक हो गया। बाकी सर चलिए एक और बात आपको समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलो बाद सवाल सॉल्व करने के पीछे जाएंगे, फिर आगे चलते हैं। अब हमारा प्रॉपर्टीज पे सवाल हो गया, एक एग्जाम्पल हो गई यहाँ पर। अब हम प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, किस पे, प्रॉपर्टीज पे। पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ, हेडिंग दे देनी है कम्यूटेटिव लॉ। ये क्या कहता है, ये कहता है कि आपके पास फर्स्ट ए बी कोस थीटा, मतलब आपके पास अगर है ए डॉट बी, तो आपके पास क्या आएगा ए बी कोस थीटा। अगर यहाँ आपके पास है बी डॉट ए, आप क्या लिखोगे बी ए कोस थीटा, ऐसे लिखोगे ना। अगर आपका ए बी है, आप क्या लिखते हो ए बी कोस थीटा। अगर आपका बी है, आप क्या लिखते हो बी ए कोस थीटा, ऐसे लिखते हो ना। यार कंफ्यूज हो रहा है, थोड़े से थीटा लिख देता हूँ, कंफ्यूज ना होना, इधर लिखता हूँ ए बी, आ जाएगा ए बी कोस थीटा। अब मैं लिखूँ बी ए, तो आप क्या लिखोगे बी ए कोस थीटा। अब मेरी बात समझाओ, अगर मैं आपको कहूँ कि ए की वैल्यू यहाँ पे 30 है और बी की वैल्यू यहाँ पर 2 है, अब मल्टीप्लाई करो। अब कोस एक बार छोड़ दो, कोस का तो कोई रोला ही नहीं ना, तो कोस की वैल्यू तो सेम ही आने वाली है ना। अब ए बी और बी ए का मसला है, अगर मैं को 30 मल्टीप्लाई 2 क्या आएगा, आपको अगर पहले 30 मल्टीप्लाई 2 अच्छा है तो 60 आ जाएगा। अगर मैं को 2 मल्टीप्लाई 30 तो क्या आएगा 60 आएगा, मतलब फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ेगा। 30 मल्टीप्लाई 2 करने पे भी 60 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 30 करने पे भी 60 आएगा। जो भी वैल्यू आप ए मल्टीप्लाई बी कर लो, बी मल्टीप्लाई ए कर लो, वैल्यू सेम आने वाली है। इसका मतलब है हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ए बी इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा, जैसे वैल्यू तो सेम ही आएगी ना, है ना। अब देखो वैल्यू तो सेम आएगी, इसका मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये वेक्टर लगाना लाजमी है, ठीक है। अगर इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, मतलब ए डॉट बी
इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक हो गया, इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, नोट कर लो, जल्दी करो, पोस्ट कर लो, जल्दी कर लो, पोस्ट करके नोट कर लो। हो गया, चलो जीवन नहीं है। सही है। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी। तो कहता है अगर ए और बी जो से वो परपेंडिकुलर हो जाए, ए और बी वेक्टर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर हेड ग्रेटर नहीं, ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर है। अब देख रहा है, अब एक लिखता हूँ यहाँ कुछ, अब देख रहा ए डॉट बी इसके इक्वल है ए बी कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ एक नीचे, मतलब ये ए है और ये क्या है, बी है, ये ए और बी परपेंडिकुलर है। एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। एंगल कितना बनेगा इनके दरमियान, 90 डिग्री। अब देखा इसे मैं सॉल्व करूँगा, ए बी कॉस एंगल कितना, 90 डिग्री, कॉस 90 0 होता है, ए बी 0, आंसर क्या आ गया 0, ए और बी का आंसर क्या आया 0। क्या लिखना क्या है यहाँ पर, द स्केलर प्रोडक्ट, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, टू perpendicular vector is 0। ठीक है, लेकिन इसे स्केलर प्रोडक्ट और टू परपेंडिकुलर वेक्टर है। अगर आपका दो वेक्टर है ए और बी, एंगल कितने हैं 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर है, तो आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक हो गया, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी है पैरेलल हो, पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाए, एंटी पैरेलल। आप 0 भी लिख सकते हो और क्या सकते हो, मिनिमम आंसर, मिनिमम। तो 0 भी लिख सकते हो, क्या सकते हो कि ना स्केलर प्रोडक्ट और टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज मिनिमम, मतलब इसकी वैल्यू क्या थी, मिनिमम, या 0 या मिनिमम कह लो। ठीक होगा, एक ही बात है। अब देखा मैं इसे दो तरह से सॉल्व करने वाला हूँ, एक तरफ पैरेलल रखूंगा, एक तरफ एंटी पैरेलल रखूंगा। मेरे पास एक वेक्टर ये ए है, ठीक हो गया, बट दोबारा मेरे पास ए वेक्टर है, मतलब बी वेक्टर है। एंगल कितना बनना है इनके दरमियान, 0 डिग्री, एंगल कितना है 0 डिग्री। अब देखना मैं इसे सॉल्व करता हूँ यहाँ पर, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, मतलब ए बी कॉस 0, कॉस 0 होता है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा ए बी। मैक्सिमम आंसर आ रहा है, मैक्सिमम। अब मल्टीप्लाई करो, ए की वैल्यू 20 है, बी के 30 है, मल्टीप्लाई करो, मैक्सिमम आंसर आएगा। ठीक हो गया। अब इधर देखना, मेरे पास एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर मेरे पास बी है, एंटी पैरेलल, ये ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो। चलो मेरे पास एक वेक्टर ये ए है, ये वेक्टर मेरे पास बी है, ये ए है, ये क्या है बी है। एंगल कितना बन रहा है इसके दरमियान, 180 का, 180 डिग्री। अब इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं एंटी पैरेलल में, ए बी cos थीटा, ए बी cos 180 डिग्री, cos 180 होता है -1, क्या देगा माइनस ए बी। ठीक है, आंसर क्या देगा माइनस ए बी। माइनस का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, क्यों,
उसके मैं आगे समझाऊंगा थोड़ा सा। जब एक बार प्रॉपर्टीज हो जाए ना पूरी, फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, कुछ सवाल सॉल्व करेंगे, फिर आपको बताऊंगा कि माइनस का फटा ही नहीं है कोई यहाँ पर। ठीक हो गया। यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। ये पैरेलल में है तो ये एंटी पैरेलल है, मैं सॉल्व किया। अब ऊपर क्या लिखोगे, लिखोगे स्केलर प्रोडक्ट एस पी से, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल, पैरेलल को मैं पी लिख रहा हूँ और एंटी पैरेलल को ए भी लिख रहा हूँ। आपने पूरा पूरा लिखना है। इस मैक्सिमम क्या आ रही है, वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। देखा मैक्सिमम आ रही है। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। पहले आपको ये दो ऐसे वेक्टर है ना, दो नहीं ऐसे हैं, तो एंगल कितना है, अगर ऐसे होते तो एंगल क्या था, ऐसे होने पे एंगल कितना था, ऐसे होने पे 90 डिग्री। ठीक हो गया, 90 डिग्री एंगल बन रहा था। ऐसे हो जाते तो कुछ ना कुछ एंगल बनता, और जब वो ऐसे आ गए तो एंगल सारे खत्म हो गया। जब अगर वो ऐसे हो तो एंगल कितना होगा, मतलब एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, तो एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एंगल 180 डिग्री। ठीक हो गया। लगे सब इसे नोट करो, जल्दी करो, चलो आगे चले। हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी होगी, 1 2 3 और चौथी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी आपने लिखनी है कि सेल्फ प्रोडक्ट, सेल्फ प्रोडक्ट। अब एक मेरे पास देखो, समझो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर मेरे पास ये है, ए है, समझो ये एक वेक्टर ए है, क्या हो गया। दूसरा मेरा वेक्टर ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, या फिर कह लो ये भी ए है और ये भी ए है, जैसे मर्जी कर लो। इसमें भी एंगल कितना, 0, इसमें भी एंगल कितना, 0। मतलब जैसा आप ए बनाओगे उसका दोबारा रिवर्स बना लो, मतलब वैसा ये बना लो। अगर आप ए ऐसे बना रहे हो ना, ए ऐसे बना रहे हो तो दूसरा ए भी ऐसे बनाओ। अगर आप ए ऐसे बना रहे हो दूसरा ए भी ऐसे बनाओ। ठीक हो गया। अगर ए ऐसे बना रहे हो दूसरा ए भी ऐसे बनाओ। मतलब आपने जब बनाना है कैसा, पैरेलल बनाना है। अब इसे सोल्व करें जरा एक बार। ए फिर हमें ए हो बी का लिया था ना, इस बार सेल्फ का ले लें, खुद का खुद। ए और ए का लेगा, या बी और बी का ले लेंगे, या ए और ए का ले लेंगे। क्या देगा, ए कॉस थीटा। ए और ए का स्केल आ जाएगा, कॉस एंगल क्या बन रहा है, 0, एंगल 0, कॉस 1 होता है, आंसर क्या आ जाएगा 1। और ए और ए का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 1 आ गया। ठीक है, लगी समझ। देखो आंसर क्या आ गया, मैक्सिमम आंसर आ रहा है यहाँ पर। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ वेक्टर इज मैक्सिमम, मैक्सिमम आंसर आ रहा है। ठीक है, जल्दी से हम चलो अगला नोट करते हैं, इसे नोट करो, जल्दी करो। अच्छा, हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज हो गई हैं और 5वीं प्रॉपर्टी है रेक्टेंगुलर वेक्टर्स की। और कहता है कि आपके पास फर्स्ट करो वेक्टर ए और बी है, क्या वेक्टर ए और बी है। ए के कंपोनेंट्स लिखो जरा, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। यहाँ पे मल्टीप्लाई, डॉट आ गया, डॉट डी एक्स प्लस डी वाई प्लस बी जेड। हालांकि न्यू बुक्स में मुकम्मल सॉल्व नहीं किया हुआ, पुरानी बुक्स जो सी है ना उसमें से मुकम्मल सॉल्व किया हुआ है। ठीक हो गया, न्यू बुक्स में सॉल्व नहीं किया हुआ, लेकिन मैं भी सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि लंबा हो जाएगा लेक्चर, क्योंकि आपकी न्यू बुक्स में सॉल्व किया नहीं हुआ ऐसे। और इसे ऐसे लिखा हुआ है, और कहता है ए एक्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया, प्लस ए एक्स बी एक्स हो जाएगा, प्लस ए वाई बी वाई, मल्टीप्लाई करने से ए वाई बी वाई, प्लस ए जेड बी जेड, ए जेड बी जेड। ठीक है, ये भी सर यहाँ पे ए भी आ जाएगा।
इसमें ए बी किसके इक्वल होता है, ए और बी, ए बी किसके इक्वल है, ए बी cos थीटा की, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए बी cos थीटा इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई डी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो मैं थीटा वालों करना चाहता हूँ, मैं cos ए बी को यहाँ पे ले जाऊँगा, cos थीटा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड ओवर ए बी। अब हम बस cos थीटा भी मालूम कर सकते हैं इस एंगल से। ठीक हो गया, हमारी प्रॉपर्टीज मुकम्मल हो गई हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अपना कुछ सवाल भी हर गाने के साथ साथ ठीक हो गया। फर्स्ट ग्राफ में सवाल दिया उसने, क्या सवाल है, वो कहता है कि आपके पास ए वेक्टर है जिसके मैग्नीट्यूड है 30 और बी की है 2, हो गया, ए दिया है और बी दिया है। वो कह रहा है कि आप ना मालूम करना है, मालूम क्या करना है तो बताते हैं। ए डॉट बी मालूम करना है। ठीक हो गया, साथ आपका एंगल से दिया हुआ है 60 डिग्री, कितना दिया 60 डिग्री। अभी मैं ए बी मालूम कर रहा हूँ यहाँ पर, ए बी cos थीटा, ये तो बच्चों वाले सवाल भी करेंगे सबसे मुश्किल भी। ए कितना दिया है 30, बी कितना है 2, cos 60 होता है 1/2। cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2, तो उससे कैसे हो गया, आंसर क्या आया 30। ए भी मालूम होगा। बस फिर आप कह रहे हैं ए बी प्रोडक्ट है ना, ए और बी प्रोडक्ट मुकम्मल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है 60 है। अकेले ए की वैल्यू है 20, कितनी है 20। वो कह रहा है बी cos थीटा मालूम करो, प्रोजेक्शन ऑफ बी और ए मालूम करो। क्या कहता है, प्रोजेक्शन ऑफ बी और ए मालूम करो। क्या करेंगे, ए बी cos थीटा, बी cos थीटा इधर आ गया, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्या देगा ए बी ओवर हो गया। अब बस वैल्यू पुट करो, आप मालूम कर लो। ठीक है, या कुछ सवाल ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी सवाल हो सकता है। वो कहेगा हमारे पास ए और बी प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट कुछ भी दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। अब वो ए की वैल्यू भी ले लेगा, ए की कहेगा 20 है, ठीक हो गया। बी की कहेगा 3 है, ठीक हो गया। अब वो आपको क्या कहेगा, वो कहेगा थीटा मालूम करो। जैसे थीटा मालूम करना, कैसे मालूम करेंगे, बी इधर ले जाएंगे, क्या देंगे, इसी फॉर्मूले से देख लेते हैं, cos थीटा ओवर ए डॉट बी ओवर ए बी, ठीक हो गया। ठीक है, लगी सर कैसे करना है इसे। ठीक है, अब हमारी पुराने बुक्स में, न्यू बुक्स में सही तरह दिया, मैंने बहुत सारे इसमें कुछ सेक्शन सवाल आते हैं। आपको वेक्टर दे देगा बी आई ए जेड, वो कहेगा बी आई है, ए रो से वो के है, फिर सॉल्व करो, फिर वो कहेगा भाई यार बी आई और ए आई बी के है, फिर मालूम करो। मतलब पुराने बुक्स में बहुत सारे कुछ सेक्शन सवाल बन जाते हैं, लेकिन न्यू बुक्स में सब कुछ खत्म कर दिया मैंने। आगे चले, सॉल्व करें आगे, चलो। एक दो बातें बस है, तो हमने एंटी पैरल, जब एंटी पैरल और पैरेलल वाला हल किया था, इसमें माइनस आया था ना। अब वो माइनस की बात करते हैं जरा। तो आप पास एक सवाल पूछता हूँ, सवाल क्या है, मैं कहूँगा मैक्सिमम वैल्यू का
मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमम वर्क बताओ। चलो मैक्सिमम वर्क की बात करते हैं। मैक्सिमम वर्क ऑप्शन ए वो दे देता है, वो कहता है 100 जाओ। ऑप्शन बी -120 जाओ। ऑप्शन सी -100 जाओ। ऑप्शन डी 80 जाओ। अब इसमें बताओ ऑप्शन कौन सा चाहिए आपको ना, सोच के बताओ। 100 जाओ, -20 जाओ, -100 जाओ, 80 जाओ, इसमें कौन सा सही होगा? सही है, चलो सही है, नहीं हो रहा है मैं करता हूँ। एक बात समझाता हूँ आपको, स्केलर प्रोडक्ट में क्या चीज़ है। स्केलर प्रोडक्ट के लिए मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। हमने क्या था, ऐसा प्रोडक्ट, मतलब आपको स्केलर प्रोडक्ट की डिफाइन क्या की थी, मतलब आपने दो वैक्टर लिए, मल्टीप्लाई किया, स्केलर क्वांटिटी आ गई। अब स्केलर क्वांटिटी से एक चीज़ होती है, क्या होती है, शेप के लिए मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन होती ही नहीं है, डायरेक्शन की बात ही नहीं है। अगर माइनस में आ जाए ना, इसका कोई फंडा ही नहीं है। उसकी वजह ये है, फर्स्ट करो मेरे पास ना ये बोर्ड मार्कर है, ठीक हो गया। एक बंदा है, वो इसको यहाँ को खींच रहा है और लगा रहा है 20 जॉल वर्क कर रहा है, ठीक हो गया। और एक बंदा मैं यहाँ से खींच रहा हूँ, मैं वर्क कर रहा हूँ 30 जॉल। अगर वो इधर को खींचा, मैं कहूँगा ये पॉजिटिव है, वो मैं इधर को खींचा उस बोर्ड मार्कर के होगा माइनस, मतलब डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, क्या हो जाएगा माइनस। माइनस के यहाँ पर कोई फटा नहीं है, ठीक है। माइनस को आपने देखना, आपने पास देखना कौन सा ज़्यादा है, क्योंकि माइनस का फटा नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्क जो है ना, वर्क वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसमें कोई माइनस का भी आपने देखा है, फिर कहना है कि ये माइनस है, ये माइनस में चल जाएगा पर, तो मैक्सिमम ये वाला हो जाएगा, नहीं गलत, मैक्सिमम ये वाला है। उसकी वजह ये है कि माइनस कोई फटा ही नहीं है। वजह ये है कि वर्क जो है वो क्या क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। लगे सब आगे चलते हैं। इस तरह कैसे क्यों जाते हैं, वो कहेगा माइनस नहीं आपने देख रहा, आपके पास देख रहा है कौन सा सबसे ज़्यादा वैल्यू है, 120 या सबसे ज़्यादा तो 120 लगाना है, ठीक हो गया। अब एक दो सवाल पूछता हूँ, मैं कहता हूँ एक बंदा है, ठीक हो गया, एक पर्सन है यहाँ हुआ है, ठीक हो गया। तो मूव करके यहाँ पे चले गया, ये लाहौर तो ये साहिवाल था, साहिवाल से लाहौर चले गया। उसे ऐसे बाल्टी पकड़ी है, ऐसे बाल्टी पकड़ते ना जो पानी वाली बाल्टी है, उसमें से ऐसे पकड़ी हुई यहाँ से आगे जा रहा है, ठीक हो गया। आगे मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये क्या देगा डी, डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब उसे ऐसे बाल्टी उठाई है तो वर्क आगे को आ रहा है, ये देखो यार, तो बाल्टी ऐसे उठाई हुई है ना, उसने ऐसे बाल्टी उठाई है, फोर्स कहाँ को लग रही है, ऊपर को लगा रहा है ना, फोर्स ऊपर को लगाई, ऊपर को उठाई हुई है और वर्क आगे को कर रहा है। देखो फोर्स ऐसे लग रही है और वर्क वो फोर्स ऊपर को लगा रहा है, बट ऐसे बाल्टी उठाई हुई है और वर्क आगे को कर रहा है। एंगल कितना बना है 90 डिग्री, ऐसे करके फोर्स ऊपर को लगा रहा है, ऐसे ऊपर को बाल्टी उठाई हुई है और ऐसे आगे जा रहा है, ठीक हो गया। अब वो पूछ रहा था वर्क कितना किया उसने, वो कहता है फोर्स आपके पास जो लगाई है 100 न्यूटन और डी डिस्प्लेसमेंट है 20 मीटर, ठीक हो गया। पूछ रहा वर्क बताओ कितना किया है, वर्क कैसे मालूम करेंगे, समझाते हैं। W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ये वैल्यू है, ये आ जाएगा एफ, कितनी वैल्यू है आपकी 100, डी की 200, कॉस थीटा कितना दिया हुआ है, देखो एंगल कितना बनना है 90 डिग्री, फोर्स ऊपर को डिस्प्लेसमेंट आगे को एंगल कितना बनना है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक हो गया। कॉस 90 इसका एक बार वैसे लिख लो, एक बार, ठीक हो गया। कॉस 90 होता है 0, अब 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 0, पर उसे कोई बार किया ही नहीं है। क्यों? उसकी वजह ये कि वो फोर्स ऊपर को लगा रहा था, जा आगे को रहा था, तो एंगल कितना बना 90 डिग्री का, ठीक है। लगे सब इस तरह को सवाल पूछ लेते हैं, कंफ्यूजन होना आप लोगों को, ठीक हो गया। अब एक और बात पूछता है, सवाल क्या है, मैं साइड में लिखता हूँ, छोटा सा सवाल है। वो पूछता है कि ना आप फर्स्ट पर मैं ना ऐसे बोर्ड से धक्का लगा रहा हूँ, धक्का लगा रहा हूँ, फोर्स में लगाना है यहाँ पर 100 न्यूटन की, ऐसे मैं बोर्ड पे क्या लगा रहा हूँ, धक्का लगा रहा हूँ, ऐसे करके ऐसे आगे को धक्का लगा रहा हूँ, ठीक हो गया। अब वो मुझसे पूछता है बताओ वर्क कितना किया, डी था 0, क्योंकि बोर्ड यहाँ से मूव भी नहीं किया, तो वैल्यू पुट करो ज़रा, एफ डी, एफ की वैल्यू जो भी है कितनी थी 100 पुट कर लो, डी किया 0,
वर्ड कितना आ जाएगा 0। अब जितने मर्जी फोर्स लगा लो, आपने कोई वर्क नहीं किया, आप जितनी मर्जी फोर्स लगा लो, आप ऐसे बोर्ड को फोर्स लगा लो ना, और ये दीवार है, जितने मर्जी फोर्स लगाए जाओ कोई वर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि दीवार हिली नहीं है, दीवार ने कोई डिस्प्लेसमेंट ही कवर नहीं किया। अब फोर्स जितने मर्जी लगा लो, डिस्प्लेसमेंट जब 0 है, दीवार तो हिली नहीं है। इस बात होता है, मैं फोर लगाऊँ दीवार तोड़ते हो जाती, ठीक है, सुपर हीरो बनकर, ठीक है। तो आप डिस्प्लेसमेंट ही 0 से वर्ड की तरह हमारा 0, ठीक है। लेकिन सर ये 2-3 केसेस है इस तरह के सवाल आ जाते हैं। एक सवाल ये हो गया, 2 और 3, इस तरह के सवाल आ जाते हैं, आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे पढ़ के, ठीक हो गया। अल्लाह हाफ़िज़।